हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस एक थेरेपी है, ठीक है। और इस थेरेपी के थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लड के अंदर से वेस्ट को बाहर निकालते हैं। अब वेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? वेस्ट सोडियम, क्लियर। मैं वेस्ट के एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे। वेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, हमारी किडनी क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालती है, उन वेस्ट की लाइनिंग में यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ। पहला सोडियम, एक्स्ट्रा यदि सोडियम है तो बाहर निकालना ज़रूरी है, ठीक है। पोटेशियम, क्लियर, एक्स्ट्रा पोटेशियम है तो बाहर निकालना ज़रूरी है। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और क्लोराइड, क्लोराइड हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लियर। फास्फेट, फास्फेट, जो चीज़ें वेस्ट हैं, जो एक्स्ट्रा इकट्ठे हो जाएंगी, ये वेस्ट कहलाएंगी, ठीक है। इसके बाद यूरिया, यूरिया बनता है बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। यूरिक एसिड बनता है, उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। क्रिएटिनिन बनता है, उसे बाहर निकालना ज़रूरी है, ठीक है। नाइट्रेट प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन्हें बाहर निकालना ज़रूरी है। अब किडनी आज फंक्शन नहीं कर रही है तो हम एक मशीन के दौरान इन चीज़ों को बाहर निकालेंगे, क्लियर, डायलिसिस करेंगे। तो यही चीज़ क्या कहलाएगी, हीमोडायलिसिस कहलाएगी। अब इसका हम कैसे होता है उसको हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो सपोज करो, मैं बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लैंग्वेज में बताऊंगा आपको, क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, जल्दी समझ जाओगे। यह है डायलिसिस मशीन, क्लियर। और डायलिसिस मशीन से 2 ट्यूब आती हैं, ऐसा समझो अभी आप, ठीक है। क्या आती हैं? 2 ट्यूब आती हैं, ओके। अब जैसा कि बुक के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा इसको बनाऊंगा ताकि नोट्स भी आपको मिले, तो नोट्स के साथ आप मैच कर सको, ठीक है। इसे आप डायलिसिस मशीन समझो, क्लियर। और इसमें से 2 ट्यूब्स आती हैं, ये आपको समझना है, क्लियर। अब आपको ये भी समझना है कि यहाँ पे सपोज करो ये हैंड है, ये क्या है, हैंड है, ओके। और इस हैंड के अंदर से आर्टरी और वेन रहती है, ठीक है। इस हैंड में क्या रहेगी, आर्टरी और वेन रहेगी। तो मैं आर्टरी बना देता हूँ, यह आर्टरी हो गई, आर्टरी, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, ठीक है, यह आर्टरी हो गई। और एक मैं वेन बना देता हूँ, ये वेन हो गई, क्लियर। ये हो गया वीनस सप्लाई, ओके। अब देखिएगा कि पहले तो ये किया जाता है कि यहाँ से ये दे देंगे कनेक्शन। अब कनेक्शन इसलिए दिया जाता है, आर्टरी और वेन के बीच में जो कनेक्शन रहता है इसको कहते हैं आर्टरी वीनस एनास्टोमोसिस। क्या कहेंगे, आर्टेरियल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आर्टेरियल वीनस एनास्टोमोसिस, या इस एनास्टोमोसिस को हम कह सकते हैं आर्टेरियल वीनस फिस्टुला। क्या कह सकते हैं, आर्टेरियल वीनस फिस्टुला, ठीक है। एवी फिस्टुला या एवी एनास्टोमोसिस। और ये कनेक्शन किया जाता है सर्जिकली। ये कनेक्शन कैसे किया जाता है, सर्जिकली, सर्जरी करी और आर्टरी और वेन के बीच में एक ट्यूब जोड़ दी है, जिसको हम आर्टरी वीनस एनास्टोमोसिस या आर्टरी वीनस फिस्टुला या एवी फिस्टुला इसको कहते हैं। अब ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम यहाँ से दोनों के बीच का जो लाइनिंग है, इसका प्रेशर हमको क्या करना है, बराबर मेंटेन करना है, इसलिए इस तरह से एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है। तो ये एनास्टोमोसिस इस दिशा में हमने कर दिया, क्लियर। तो ये किया जाता है जब भी आपको हीमोडायलिसिस करना है, उसके 7 दिन पहले या 3-4 दिन पहले ये किया जाता है, ताकि ये यहाँ पे जो कटिंग सुचरिंग वगैरह होता है सब हील हो जाए और ये एबल टू फंक्शन हो जाए, मैच्योर हो जाए, इसमें से ब्लड सप्लाई शुरू हो जाए, क्लियर। अब क्या करना है, हीमोडायलिसिस के दिन क्या करेंगे, हीमोडायलिसिस के दिन क्या करेंगे, एक ट्यूब निकालेंगे यहाँ से, क्लियर। तो एक ट्यूब निकाल ली इन्होंने, यहाँ पे एक निडल इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ ब्लैक से, ये ब्लैक निडल, एक निडल यहाँ इंजेक्ट करी और एक निडल यहाँ इंजेक्ट कर दी, ठीक है। 2 निडल इंजेक्ट कर दी, ये डायग्राम थोड़ा आपको अब दिखेगा, क्लियर। निडल इंजेक्ट कर दी। अब ये निडल और ये निडल ट्यूब के साथ कनेक्टेड रहते हैं, इनके अंदर थोड़ी सी ट्यूब रहती है, ठीक है। और ये ट्यूब कनेक्ट हो जाएगी इसके साथ और ये ट्यूब कनेक्ट हो जाएगी इसके साथ।
अब मैं डायग्राम के ज़रिए ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तरफ से तो ब्लड क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ से ब्लड क्या हो रहा है, जा रहा है। मीन्स ब्लड आ रहा है, मशीन के अंदर थोड़ा घूमेगा, शेयर करेगा, और फिर ये ब्लड वापस चला जाएगा वीनस रिटर्न के अंदर। तो जो फंक्शन किडनी नहीं कर रही थी वो फंक्शन अब ये मशीन करेगा। कैसे करेगा देखते हैं कि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, ये ब्लड कैसा है, वेस्ट से भरा हुआ ब्लड है, ठीक है, अनप्योर ब्लड है, और अनप्योर ब्लड मशीन में घूम के जाएगा और ये प्योर होके वापस बॉडी के अंदर री इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ से जो ब्लड है, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पे पंपिंग रहता है, ये हो गया पंप जो ब्लड को पंप करने का काम करेगा, ठीक है। यहाँ से ट्यूब रहती है, ये ट्यूब आएगी इस तरह से और इस तरह से ये ट्यूब जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे लगा हुआ रहता है डायलाइज़र, यहाँ पे ये ब्लड डायलाइज़र के अंदर से होके जाएगा, ठीक है। डायलाइज़र के अंदर से होके ये ब्लड जाएगा और फिर ये ब्लड वापस यहाँ आएगा और यहाँ से होके यहाँ पे एक और चैम्बर लगा हुआ रहता है और इसका काम ये रहता है एयर ट्रैप एंड डिटेक्टर। एयर ट्रैप डिटेक्टर ये रहता है, एयर ट्रैप और डिटेक्टर। और यहाँ पे एक चैम्बर रहता है जो प्रेशर मॉनिटर रहता है, जो आपको प्रेशर इंडिकेट करेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये प्रेशर इंडिकेट कर रहा है कि ब्लड के अंदर प्रेशर कितना है। क्लियर, ओके। ये हो गया ब्लैक कलर में डायलाइसेट, ये क्या हो गया ब्लैक कलर में डायलाइसेट, डायलाइज़र, क्लियर, डायलाइज़र दिख रहा है आप सभी को? ओके, मैं थोड़ा सा ये अब दिख गया है ना, तो ये हो गया डायलाइज़र। क्लियर, अब आपको हेडिंग नहीं दिखेगी पर डायग्राम पूरा दिखेगा, डायलाइज़र। क्लियर, और ये ग्रीन कलर का हो गया, ग्रीन कलर का आपके पास हो गया, ये पंप हो गया। क्या हो गया ये पंप, क्योंकि ये इस दिशा में घूम रहा है, ठीक है, ये इस दिशा में हो रहा है, घूम रहा है, तो उसके घूमने से ट्यूब पे प्रेशर आ रहा है और ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और वो ब्लड को बॉडी से खींच रहा है और ब्लड का ये इस डायरेक्शन में ब्लड आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ब्लड आगे बढ़ रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, बॉडी से जो ब्लड आ रहा है, ये ब्लड को पंप कौन कर रहा है, ये मशीन वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, ये ब्लड आगे जा रहा है और ये ब्लड प्रेशर से आगे जाएगा और डायलाइसेट के अंदर जाएगा, डायलाइज़र चैम्बर के अंदर जाएगा और फिल्टर होके, ठीक है, वापस ये बाहर निकलेगा और यहाँ पे से ब्लड जब आगे बढ़ेगा तो इस चैम्बर का ये काम है कि इस ब्लड के अंदर कोई एयर तो नहीं आ गई है, इस ब्लड के अंदर कोई क्लॉट वगैरह तो नहीं है, रुकावट तो नहीं है, उनको ट्रैप करना, उनको आइडेंटिफाई करना किसका काम है, एयर ट्रैप डिटेक्टर का काम है, एयर ट्रैप डिटेक्टर का काम है। और एक यहाँ पे भी चैम्बर रहता है जो यहाँ का भी प्रेशर मॉनिटर करता है। क्लियर, तो इस तरह से ये ब्लड प्यूरीफाई भी हो जाएगा और यहाँ पे चले जाएगा। और डायलाइज़र के अंदर ऐसी ट्यूब कनेक्टेड रहती है, इस यहाँ से क्या होगा, डायलाइज़र से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेल आउट हो जाएंगे, एक्सपेल आउट हो जाएंगे या आउटसाइड आउट हो जाएंगे या फिल्टर हो जाएंगे, कुछ भी आप लिखो, ठीक है, आउट हो जाएंगे वेस्ट प्रोडक्ट। तो हमने क्या देखा कि किडनी जिस तरह से यूरिन बना के आउट कर रही है, वैसे यहाँ पे ये यूरिन रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है उनको बाहर भेज रही है। एक्स्ट्रा वाटर भी रिलीज फिल्टर हो जाएगा, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स वगैरह जो है, एक्स्ट्रा कोई मेडिसिन है वो भी मेडिसिन रिलीफ हो जाएगी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल के जो भी वेस्ट हैं वो सारे वेस्ट निकल जाएंगे। ये हो गया डायलिसिस का एक नॉर्मल मैकेनिज्म कैसे काम करता है। क्लियर, लेकिन पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे और इसका डिटेल समझाऊंगा कि मेन जो डायलाइज़र जो मशीन है, अंदर का मेन जो डायलाइज़र चैम्बर है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसको हम आगे देखेंगे। एक बार इसको आप डायग्राम बना लो। यस, अब ये अपना हो गया डायलाइज़र। क्लियर, इस डायलाइज़र में आप जो रेड कलर की लाइनिंग देख रहे हो, इस ट्यूब के अंदर से ब्लड जा रहा है। ये ब्लैक कलर का जो सॉकेट है, ये पूरा सॉकेट क्या है, डायलाइज़र है। क्लियर, ब्लैक कलर का पूरा जो भी सॉकेट है, ये सॉकेट क्या कहलाएगा, डायलाइज़र है। क्लियर, ओके। और इस डायलाइज़र में से आप क्या देख रहे हो, एक जगह से क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है और दूसरी जगह से क्या होता है कि डायलाइज़र सॉल्यूशन जो है, ठीक है, डायलाइसेट विथ वाटर
वो इसके अंदर बहता है। तो दूसरे ट्यूब में क्या बह रहा है, डाइलाइसेट सॉल्यूशन, डाइलाइसेट सॉल्यूशन, ठीक है, लाइसेट सॉल्यूशन इसके अंदर विथ वाटर के साथ, ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो मशीन के अंदर पहले से हम फिल करके रखते हैं, ये डाइलाइसेट सॉल्यूशन बह रहा है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे की अपोजिट कंडीशन में बह रहे हैं, आमने सामने। लेकिन एक चीज़ हम और देखते हैं कि बीच में, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, ठीक है, ये सेपरेशन क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की। और ये आर्टिफिशियल है या सिंथेटिक मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सिंथेटिक मेम्ब्रेन है, मानव के द्वारा बनाई गई मेम्ब्रेन है। यदि किडनी होती तो किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलर की कैपिलरी और नेफ्रॉन की जो लाइनिंग है, एपिथेलियल की फेनेस्ट्रा, ठीक है, ये जैसा कि ये हो गया, किडनी का फंक्शन इस तरह से होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है। सपोज ये नेफ्रॉन है ना, ये नेफ्रॉन हो गया, और इस नेफ्रॉन के अंदर ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है। तो यहाँ पे फंक्शनिंग कैसी रहती है, यहाँ पे इस तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहती, लेकिन वो नेचुरल मेम्ब्रेन है। और डाइलाइसेट के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी हुई रहती है, सिंथेटिक मटेरियल की बनी हुई होती है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। मैन मेड मेम्ब्रेन है और ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, ओके। और ये ट्यूब्यूल्स कहलाता है, ठीक है। ये ट्यूब्यूल्स के सराउंडिंग चारों तरफ, ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ ये रहती है, इसका स्ट्रक्चर रहता है। अब अपन क्या देखते हैं कि सपोज करो कि पेशेंट से जो ब्लड आ रहा है, पेशेंट से जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर वेस्ट ज़्यादा है। पेशेंट के अंदर ब्लड जो आ रहा है उसके अंदर क्या, वेस्ट ज़्यादा है। और ये वेस्ट जैसे धीरे धीरे ब्लड फ्लो होता रहेगा तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट होते रहेंगे। क्लियर, शिफ्ट होते रहेंगे, ट्रांसफ़र होते रहेंगे। और ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जैसे मैकेनिज्म पर ही ये काम करते हैं। क्लियर, ओके। अब डाइलाइसेट के अंदर क्या रहता है, ऐसी कोई नई नई चीज़ें रहती हैं जो कि हमें ब्लड के अंदर डालने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट विटामिन यदि कम पड़ रहे हैं तो वो डाइलाइसेट सॉल्यूशन के थ्रू ब्लड के अंदर शिफ्ट होते हैं। तो वो भी अपने सॉल्यूशन इनके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है इस ब्लड के अंदर वेस्ट क्या हो जाएंगे, बहुत लो हो जाएंगे, लो वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। वेस्ट कम हो जाएंगे क्योंकि वेस्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब ये ब्लड पेशेंट को वापस रीइंस्टॉल कर दिया जाता है। तो ये क्या था, ये था डायलाइजर का मैकेनिज्म। डायलाइजर जो चैम्बर है, पर्टिकुलर चैम्बर है, वो कैसे काम करता है, ठीक है। आप इसका भी डायग्राम बना लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। हीमोडायलिसिस क्या है, इंट्रोडक्शन। कंडीशन हमने पूरी समझ ली है, ठीक है। पिछली दो डायग्राम्स के अंदर हमने सारी कंडीशन समझ ली है डायलाइजर की। अब डायलिसिस के इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, तो अब आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि मैं आपको जो नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है, उस नोट्स में मैंने क्या पैराग्राफ के नंबर दे दिए हैं। और पहले पैराग्राफ का क्या नंबर है उसका डिस्कशन मैं अभी करूंगा, फिर आप पहले पैराग्राफ को देखिएगा, फिर दूसरे पैराग्राफ की बात सुन के दूसरे पैराग्राफ को पढ़िएगा। तो इस तरह से यदि आप चलोगे तो आपको सारे नोट्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो मैं आपको जो नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ उन नोट्स को भी आप हाथ में लेके बैठिए, ठीक है। और फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग क्या है वो पहले एक बार मेरे से समझ लीजिए, फिर उसको रीडिंग कीजिए, आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आती जाएंगी। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका ये कहना चाहता है कि इट रिमूव, ठीक है, इट रिमूव। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ और पैराग्राफ तो आपके नोट्स हैं ही, ठीक है। इट रिमूव, क्या रिमूव कर रहा है, इट रिमूव द रिमूव, ठीक है, या तो रिमूव कर रहा है या फिल्टर कर रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे फिल्टर लिख देंगे, इट फिल्टर्स। कौन फिल्टर करता है, हीमोडायलिसिस एक थेरेपी है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे इट इज़ थेरेपी। ये क्या एक तरह से थेरेपी है। विच फिल्टर, क्या फिल्टर कर रहा है, वेस्ट। कौन से वेस्ट, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, फास्फोरस, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड हो गया, और कैल्शियम भी हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया। इस तरह के जो वेस्ट हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन,
ठीक है। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इन सबको क्या करता है, फिल्टर करता है। इसी प्रोसीजर को हम डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये फिल्टर जो होता है वो ब्लड के थ्रू होता है, अभी हमने पेरिटोनियम का जिक्र नहीं किया है, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन कहाँ से होता है, ब्लड में से फिल्टर करके आउट किया जाता है, इसलिए प्रोसीजर का नाम क्या है, हीमोडायलिसिस, ठीक है। और इसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझना है, ओके। अब इसमें क्या रहता है कि डायलाइज़र जो रहता है, डायलाइज़र टेक योर ब्लड, आपकी बॉडी से या पेशेंट की बॉडी से ब्लड लेता है, ठीक है, और उसको फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद वापस बॉडी के अंदर ये री-इंस्टॉल कर देता है। ये था आपके फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग। अब हम सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। आपके नोट्स में सेकंड पैराग्राफ ये कहना चाहता है कि डायलाइज़र जो है वो एक तरह से आर्टिफिशियल किडनी है जो कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर 10 से, ठीक है, 10 to 12 पिंट, 10 to 12 पिंट ऑफ ब्लड रहता है, ठीक है। ये एक ब्लड का अमाउंट है, पिंट, PINT, पिंट अमाउंट है, ठीक है। और डायलिसिस की भाषा में इसको अपन कहते हैं 1 पिंट को 2 कप, ठीक है, 2 कप्स, 2 कप भर के जो ब्लड है उसको हम अपन 1 पिंट कहते हैं। तो 10 से 12 पिंट का जो ब्लड है वो डायलिसिस में जाता है, क्योंकि ये हो गया आपके पेशेंट की बॉडी, इसके अंदर इतना ब्लड है, लेकिन हमने ट्यूबिंग किया, ट्यूबिंग करने से थोड़ा ब्लड बाहर आएगा, घूम फिरा के वापस आएगा, तो जो ब्लड बाहर शेयर करने गया है, इस शेयर करने वाले ब्लड का अमाउंट कितना है, 10 से 12 पिंट का अमाउंट इसका रहता है, जो कि डायलिसिस के समय पेशेंट की बॉडी में नहीं होता है। तो इसी कारण से पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन के चांसेस रह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ब्लड बाहर घूमने गया है तो बॉडी के अंदर उतना ब्लड कम हो जाता है उस समय, इसलिए उसे हाइपोटेंशन के चांसेस रहते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये हो गया आपके इसका सेकेंड पैराग्राफ का मीनिंग। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ आपका क्या कहना चाहता है कि डायलिसिस जो है वो 3 से 4 वीक के अंदर होना चाहिए, मतलब प्रति 3 से 4 वीक के अंदर होना चाहिए, मतलब 1 डायलिसिस एवरी 3 to 4 वीक्स होता है, क्योंकि 3 से 4 दिन तक 3 से 4 वीक के अंदर जितना भी आपकी सेल्स ने ब्लड को कंज्यूम किया, ब्लड को यूज़ किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके लिए डायग्राम बना देता हूँ, ये सेल्स हैं, ये ब्लड है, ठीक है। अब सेल्स क्या करती है, ब्लड से न्यूट्रिएंट लेती है, अपना वेस्ट ब्लड में डालेंगी, फिर सेल्स दूसरी भी अपना न्यूट्रिएंट ब्लड से लेती है और वेस्ट डालती है, ये भी वेस्ट डालेगी, ये भी वेस्ट डालेगी, ब्लड के अंदर वेस्ट बढ़ जाएगा। और जब हमारी किडनी इसको क्या करती है, किडनी इसको क्या करेगी, फिल्टर करके आउट कर देगी, लेकिन किडनी जब फंक्शन नहीं करती है तो ये वेस्ट बढ़ते जाते हैं, और ये वेस्ट जब बढ़ते जाएंगे तो 3 से 4 वीक के अंदर तो ये वेस्ट इतने बढ़ जाएंगे कि आपको आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए डायलिसिस की ज़रूरत हर 3 से 4 वीक के अंदर एक बार हो जाती है, क्लियर। और इसीलिए इसका क्या है, कंटिन्यूअसली जब जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब जब भी ब्लड के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और डॉक्टर को लगता है कि क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए डायलिसिस प्रिस्क्राइब करता है और डायलिसिस करते हैं। तो ये सारा हो गया डायलिसिस। अब डायलिसिस कितने ड्यूरेशन का रहेगा, कितने कितने दिनों में, तो डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर वेस्ट कितने जल्दी बन रहे हैं। यदि बॉडी के अंदर वेस्ट बहुत ज़्यादा जल्दी बन रहे हैं तो ड्यूरेशन जो है वो कम रहेगा। कहने का मतलब ये कि यदि किसी पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी 2-2 दिन के अंदर वेस्ट ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं तो उसे 2-2 दिन के अंदर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। किसी पर्सन का एक बार डायलिसिस किया तो वो 1 महीने तक भी चला सकता है, 2 महीने तक भी चला सकता है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर वेस्ट कम बन रहे हैं। अब वेस्ट कम क्यों बनते हैं और ज़्यादा क्यों बनते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कितना पानी पीते हो, कितनी एक्सरसाइज करते हो, कितना सेल मेटाबॉलिज्म होता है, उन सारे हार्मोनल चीज़ों पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये सब डिसाइड करता है कि डायलिसिस कितने लंबे समय तक चलना है और कितने इंटरवल में चलना है। तो ये सारा हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट द डायलिसिस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हम चौथे नंबर के पैराग्राफ डायलाइज़र की बात करेंगे। डायलाइज़र,
चौथे 4th नंबर का जो पैराग्राफ है आपका, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि डायलाइसर जो है वो उसके अंदर एक चैम्बर रहता है, ठीक है। डायलाइसिस पूरा जो मैंने बताया था वो तो डायलाइसिस मशीन था, लेकिन अंदर जो चैम्बर है उस जो पर्टिकुलर जो मेन काम करता है, जो फिल्टरिंग का काम करता है, जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था छोटा सा, है ना, ये ट्यूब जैसा तो ये डायलाइजर है। अब इसके अंदर जो फिल्टरिंग होती है, ठीक है, वो फिल्टरिंग जो होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कारण से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होती है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई रहती है? सेल्यूलोज की बनी हुई रहती है, ठीक है। और ये मानव मेड मेम्ब्रेन है, मानव मेड या ह्यूमन मेड मेम्ब्रेन, ठीक है, ह्यूमन मेड मेम्ब्रेन ये है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, जैसे कि स्मॉल पार्टिकल्स, वेस्ट के जो स्मॉल पार्टिकल हैं वो तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो वेस्ट के साइज़ जो रहती है वो स्मॉल ही रहती है, इसलिए वो फिल्टर हो जाती है। और जैसे आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस नहीं होते हैं, इसलिए डायलिसिस हमारा सफलतापूर्वक हो जाता है और सेल कोई भी बाहर नहीं आती है, ठीक है। एल्बुमिन के प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनकी सबकी साइज़ बड़ी बड़ी होती है और जो वेस्ट हैं उनकी साइज़, मॉलिक्यूलर साइज़ छोटी होती है, इसलिए ये वेस्ट के अंदर और फ्लूइड के अंदर फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। ये सारा 4th पैराग्राफ का था, 4th पैराग्राफ का ये आपका मीनिंग था, ठीक है। इसके बाद 4th पैराग्राफ के बाद एक मैं डायग्राम भी आपको दूंगा नोट्स के अंदर, ठीक है। वो डायग्राम आप जरूर देख लेना, बुक्स का ही है ये डायग्राम। और डायलाइसेट की बात करें, ठीक है, तो डायलाइसेट जो है, डायलाइसेट इज आल्सो नोन एज द, ये तो डायलाइजर हो गया। अब डायलाइसेट फ्लूइड क्या है? डायलाइसेट फ्लूइड, डायलाइसेट फ्लूइड, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ठीक है। आरयूएचएस के अंदर इतना नहीं पूछेगा पर आपको प्रैक्टिकल में ज़रूर लोग पूछेंगे और पता भी होना चाहिए, क्योंकि आप जब ड्यूटी करोगे तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। डायलाइसेट अब डायलाइसेट क्या है? तो एक पर्टिकुलर फ्लूइड जो कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, उस फ्लूइड को हम डायलाइसिस फ्लूइड भी कहते हैं, डायलाइसिस फ्लूइड कहते हैं। और हर डायलाइसिस के बाद फ्लूइड को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और ये एक तरह से कृत्रिम सॉल्यूशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट, जो बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट, ठीक है, जैसे कि बाइकार्बोनेट, सोडियम, इन चीज़ों को इसके अंदर रखा जाता है। अब आप कहोगे कि सर सोडियम और बाइकार्बोनेट को तो निकालने के लिए तो डायलाइसिस करते हैं, लेकिन यदि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा है तो ये डायलाइसेट सॉल्यूशन क्या करेगा? उसको बाहर निकाल देगा। लेकिन बॉडी के अंदर यदि कम है तो डायलाइसेट सॉल्यूशन उस बॉडी के अंदर ये डाल देगा, ये इसका काम रहता है। जहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा से लो कंसंट्रेशन में वो सॉल्यूशन शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये डायलिसिस जो है वो डिफ्यूज़न की सिद्धांत पे काम करता है। डिफ्यूज़न के सिद्धांत पर लिख लो, ठीक है, कॉपी में। और ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हम देखेंगे कि आर्टेरियोवीनस फिस्टुला क्या है, एवी फिस्टुला क्या है। तो वही मैंने आपको बताया कि ये वेन है, ठीक है। सॉरी, एक बार ये अपन यहाँ पे बना लेते हैं, ये रेडियल आर्टरी रेड कलर की होती है तो हम बना देते हैं, ये रेडियल आर्टरी है, ठीक है। ये क्या है? रेडियल आर्टरी है। और जो वेन रहती है वो वेन रहती है एंटीक्यूबाइटल वेन, और ये रेडियल आर्टरी रहती है। और इन दोनों के बीच में जो फिस्टुला बनाया जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। लेकिन कभी अब यहाँ पे क्या रहता है, आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी है, ठीक है, आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन क्यों पड़ी है? तो इसका एक ही उद्देश्य रहता है, टू मेंटेन प्रेशर दोनों के अंदर प्रेशर एक जैसा होना चाहिए क्योंकि हम एक जगह से यदि ब्लड निकल रहे और वापस ब्लड उसी जगह पर डाल रहे तो वहाँ का जो प्रेशर है वो इक्वल होना चाहिए। एकदम आर्टरी से हमने बिल्कुल हाई प्रेशर का ब्लड निकाला और वेन के अंदर वही हाई प्रेशर का ब्लड वापस डाल दिया तो इम्बैलेंस हो जाएगा प्रेशर के बीच में, इसलिए एबी फिस्टुला बनाना जरूरी है। ये सर्जिकली बनाया जाता है। लेकिन क्या होता है, एबी फिस्टुला बनाने के और आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये रहता है, ठीक है, इसको अपन कहते हैं वेस्कुलर एक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्कुलर एक्सेस करना पड़ता है। वेस्कुलर, एक सेकेंड, वेस्कुलर एक्सेस मतलब कि वेसल्स तक अप्रोच लगाना, उसको हम कहेंगे वेस्कुलर एक्सेस।
ब्लड वेसल तक अप्रोच कैसे लगाई जाती है। तो पहला तो तरीका यह है कि आर्टरी वीनस फिस्टुला बनाया जाए, ठीक है। जैसे कि ये आर्टरी है और ये क्या है, वेन है, और इन दोनों के बीच में आर्टरी का ब्लड इस तरह से आ रहा है तो वेन का ब्लड इस तरह से जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हम क्या बना दे रहे हैं, ये इस तरह से कनेक्शन बना दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर्टरी वीनस फिस्टुला हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, अभी मैंने बता दिया था। लेकिन यदि ये आर्टरी है, ठीक है, ये रेडियल आर्टरी है, यहाँ बना देते ये रेडियल आर्टरी है, और ये है रेडियल आर्टरी, और ये है एंटी क्यूबाइटल वेन। ये रेडियल आर्टरी और ये है एंटी क्यूबाइटल वेन। तो ये तो बहुत दूर दूर रहती है, ठीक है, ये एल्बो जॉइंट के पास में रहती है, ये रेडियल पल्स जहाँ लेते हैं वहाँ रहती है। तो इन दोनों के बीच में एक लंबी ट्यूब कनेक्ट की जाती है। तो ये तो क्या किया, ये फिस्टुला नहीं है, ये ग्राफ्टिंग हो गया। यहाँ से हमने यहाँ तक ट्यूब को जोड़ दिया, ये क्या कहलाएगा, ग्राफ्टिंग कहलाएगा। तो ये दूसरा मेथड क्या है, आर्टेरियोवीनस ग्राफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है, आर्टेरियोवीनस ग्राफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है। और ग्राफ्ट भी क्या होता है, दो तरह से होता है, कि पहला तो ये हो गया, ठीक है, इसमें रबर की जो ट्यूब है वो लंबी है, तो इसको अपन कहते हैं स्ट्रेट ग्राफ्ट। क्या कहते हैं, स्ट्रेट ग्राफ्ट, ठीक है ये। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये एंटी क्यूबाइटल वेन है और इसके पास में से ही कोई आर्टरी जा रही है, ठीक है, इसके पास में से ही क्या है, ब्रेकियल आर्टरी जा रही है। सपोज ये ब्रेकियल आर्टरी जा रही है और यहाँ पे हमने थोड़ा छोटा सा क्या बना दिया, लूप बना दिया, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये ब्रेकियल आर्टरी है, ये रेडियल आर्टरी नहीं, ये ब्रेकियल आर्टरी है, और उसके पास में क्या जाती है, एंटी क्यूबाइटल वेन जाती है, ठीक है। एंटी क्यूबाइटल वेन तो दोनों जगह है। यहाँ पे ग्राफ्ट किसके साथ बन रहा है, रेडियल आर्टरी के साथ बन रहा है। यहाँ पे ग्राफ्ट जो बन रहा है वो ब्रेकियल आर्टरी के साथ बन रहा है, तो ब्रेकियल आर्टरी तो पास में रहती है, तो यहाँ पे ग्राफ्ट लंबा करने की जरूरत नहीं है, लूप बना देने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लूप बना दिया जाता है, या लूप को थोड़ा और मॉडिफाई करके बताऊँ, इस तरह से लूप बना दिया, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा है तो ये दिख जाएगा, ठीक है, लूप बना दिया, ओके। अब लूप बना दिया तो इस तरह को अपन कहेंगे लूप, इस टाइप को कहेंगे लूप ग्राफ्टिंग, ठीक है, स्ट्रेट ग्राफ्टिंग एंड लूप ग्राफ्टिंग। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताया वेस्कुलर एसएस के। अब तीसरा तरीका बता रहा हूँ। तीसरा तरीका रहता है, दो तरीकों में तो क्या रहता है, फिस्टुलाई बनाए जाते हैं और ग्राफ्टिंग की जाती है, लेकिन तीसरे तरीके में क्या होता है, सेंट्रल वीनस कैथेटर इंजेक्ट किया जाता है, सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। तो नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रल वीनस कैथेटर, ठीक है। तीसरा तरीका ये रहता है। इसमें क्या होता है कि सपोज ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये सपोज कि आपका ये क्या है, हार्ट है, और इस हार्ट के अंदर से यहाँ से ये सुपीरियर वीना केवा है, ठीक है। और इस सुपीरियर वीना को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। ये क्या है, सुपीरियर वीना केवा है। और क्या किया जाता है कि यहाँ से ट्यूब इंजेक्ट किया जाती है, ये ट्यूब आर्टिफिशियल ट्यूब इंजेक्ट की जाती है डायरेक्ट कहाँ पे, सुपीरियर वीना केवा के अंदर, ठीक है। और ये एंडिंग उतर जाती है एट्रियम के अंदर, क्लियर। और यहाँ से ट्यूब जो रहती है इसमें वाई कनेक्शन, दो एंडिंग्स रहती है। अब इसमें क्या किया जाता है कि एक एंडिंग से तो ब्लड रिसीव किया जाता है, ठीक है, यहाँ से तो ब्लड क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा, इसको एक रिसीविंग ट्यूब से जोड़ दिया जाता है, और दूसरी जगह से वो डायलिसिस से आने वाले ब्लड को जोड़ दिया जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे सेंट्रल कैथेटर, एक ही कैथेटर डाल दिया है डायरेक्ट कहाँ पे, एट्रियम के अंदर, क्लियर। अब आप दूसरा ये भी देख रहे हो कि एक जगह से ब्लड आ रहा है, ठीक है, डायलिसिस के अंदर जा रहा है, डायलिसिस मशीन के अंदर जा रहा है, और दूसरी जगह से वही ब्लड प्योर होके वापस कहाँ आ रहा है, उसी सेंट्रल वीनस लाइन के अंदर आ रहा है। तो ये कहलाएगा सेंट्रल वीनस कैथेटर। इसका डायग्राम आप बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, सेंट्रल वीनस कैथेटर जो है, इनमें ध्यान रखने वाली चीज़ दो है कि पहला तो इसके टाइप की बात करें तो टाइप इसके दो रहते हैं, पहला टेम्पररी और दूसरा रहता है परमानेंट, ठीक है। परमानेंट टेम्पररी जो रहता है वो 1 से
2 वीक के लिए रहता है, और परमानेंट जो रहता है 1 ईयर तक भी ये चल सकता है। लेकिन इसका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इसकी ख़राब न्यूज़ जो है वो ये है कि इसमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्या इन्फेक्शन के चांस? क्योंकि लंबे समय तक यदि कोई ट्यूब इंजेक्ट की जाएगी तो चांस इसके इन्फेक्शन के ज़्यादा रहते हैं। दूसरा ये रहता है कि इसमें ये ट्यूब जो है वो अपना ये ट्यूब जो है वो स्किन के नीचे से सबक्यूटेनियस कैविटी बना के, सबक्यूटेनियस टनल गुफा बना के अंदर इंजेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये थोड़ा इरिटेटिव और लॉन्ग प्रोसीजर है। लेकिन ये तब किया जाता है, ये सेंट्रल वीनस कैथेटर तब किया जाता है जब आपके एवी फिस्टुला और एवी ग्राफ्टिंग जब प्रॉपरली वर्क नहीं करें, एवी फिस्टुला और एवी ग्राफ्टिंग प्रॉपरली वर्क नहीं करें या मेंटेन नहीं हो, बार बार टूट जाए, कट जाए, फट जाए, है ना, डैमेज हो जाए, उस समय फिर सेंट्रल वीनस कैथेटर किया जाता है। क्योंकि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की रिस्क लेते हुए भी हमको टॉक्सिन्स को तो बाहर निकालना ही पड़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ प्रायोरिटी चॉइस क्या रहती है? एवी फिस्टुला की, सेकेंडरी चॉइस रहती है एवी ग्राफ्टिंग की, और थर्ड चॉइस अपनी क्या रहनी चाहिए? थर्ड प्रायोरिटी रहनी चाहिए। जो लास्ट प्रायोरिटी रहती है वो है सेंट्रल वीनस कैथेटर की। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? वेस्कुलर असिस, और डायग्राम मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया? हीमोडायलाइसिस। अब हीमोडायलाइसिस के अंदर नर्सिंग रोल क्या क्या है? ठीक है, नर्सिंग रोल, तो नर्सिंग रोल मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, और इसका प्रोसीजर वगैरह सब मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा। तो नर्सिंग रोल तो ये है कि पहला तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ जाए वो बता देता हूँ। कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए नर्सिंग रोल का ध्यान रखना है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन के लिए अपन एक ले लेते हैं चाय। ठीक है, क्या लेंगे? 1 कप चाय ले लेंगे। तो ये ले लिया अपन ने चाय। अब इस चाय का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लिकेशन में लिखता जाऊंगा। पहला कॉम्प्लिकेशन, दूसरा कॉम्प्लिकेशन, तीसरा और चौथा कॉम्प्लिकेशन। क्रैम्प, क्रैम्प बॉडी के अंदर मसल क्रैम्प वगैरह होना, या नोजिया होना, नोजिया या वॉमिट होना, तो इसका ऑब्जर्वेशन करना क्या हो जाएगा? नर्सिंग रोल हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑब्जर्वेशन करना क्या हो जाएगा? नर्सिंग रोल। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया? क्रैम्प आना, नोजिया आना, वॉमिटिंग आना, और उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसका टेक केयर करना, नर्सिंग रोल हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर आपके बॉडी में से फ्लूइड निकाला जाता है, और वो फ्लूइड डायलाइसेट से और घूम के डिफरेंट केमिकल से और वगैरह से घूम के आता है। ठीक है, तो वो एक चीज़ और रहती है कि डायलिसिस जो है इसके अंदर जब ब्लड आता है, ब्लड जाता है, तो ये ब्लड कहीं क्लॉट ना हो जाए, इसके लिए इसके अंदर एक चैम्बर ऐसा भी रहता है जो कि टाइम टू टाइम उस ब्लड के अंदर हिपेरिन इंजेक्ट करता है, ताकि ब्लड पतला रहे। ठीक है, तो कुछ केमिकल भी इसके अंदर मिलाने पड़ते हैं। तो इसलिए ये ब्लड के अंदर डिफरेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सेल्यूलोज की मेम्ब्रेन और वहाँ से सबको टच करते हुए आता है। तो ये आपकी बॉडी में जब आएगा तो इरिटेशन क्रिएट करवाएगा और क्रैम्प, नोजिया और वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स दिखाएगा। दूसरा कि ब्लड के अंदर मैंने बताया कि 10 से 12 पिंट ब्लड जो रहता है वो बॉडी के आउटसाइड रहता है। ड्यूरिंग द डायलिसिस प्रोसीजर जब घूम के आता है तो इतना अमाउंट ब्लड के बाहर रहता है। उस कारण से बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन के चांस हो जाते हैं, हाइपोटेंशन। तो नर्सिंग रोल क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर हाइपोटेंशन, ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर हाइपोटेंशन के लिए ऑब्जर्व करना, बीपी उसका चेक करते रहना है। लेकिन उस हाथ में बीपी नहीं चेक करना है जहाँ पे एवी फिस्टुला बना है। ठीक है, वो डैमेज हो जाएगा। एवी फिस्टुला जहाँ बना है वहाँ पे बीपी चेक नहीं करना है, उस एरिया में मेडिसिन नहीं लगानी है। हीमोडायलिसिस में जब पेशेंट जा रहा है तो उसके पहले कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाना है, क्योंकि आप जो भी इंजेक्शन लगाओगे, जो भी फ्लूइड लगाओगे, सब हीमोडायलिसिस के अंदर फिल्टर होके निकल जाएगा। इसलिए हीमोडायलिसिस के पहले पेशेंट की मेडिसिन को विथहोल्ड किया जाता है, और जब डायलिसिस हो जाता है उसके बाद पेशेंट की मेडिसिन को दिया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्माइल वाला इमोजी दे रहा हूँ गिफ्ट में। ठीक है, इस इमोजी को याद रखना है, और मैंने साथ में जो बात कही है उसको भी याद रखना है कि हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट जब भी जाते हैं हीमोडायलिसिस के लिए तो उसके पहले मेडिसिन को विथहोल्ड किया जाता है, डॉक्टर्स के सारे ऑर्डर्स को विथहोल्ड किया जाता है, और डॉक्टर्स को इन्फॉर्म भी किया जाता है। क्योंकि आप कुछ भी लगाओ, हिपेरिन लगाओ, मेडिसिन, हिपेरिन तो नहीं लगाना है क्योंकि मशीन ऑलरेडी हिपेरिन दे रहा है उसको, तो हिपेरिन तो नहीं लगाना है। और दूसरे मेडिसिन भी जो चलते हैं वो डायलिसिस हो जाने के बाद लगाना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करके, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ए का मतलब ये है एनीमिया। एनीमिया क्योंकि जब किडनी नॉर्मल फंक्शन करती है, ठीक है, यदि आपकी हेल्दी किडनी फंक्शन कर रही है तो साथ में एरिथ्रोपोएटिन का क्या बना रही है?
हार्मोन बना रही है। किडनी यदि नॉर्मल फंक्शन करती है तो क्या बनाती है, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बनाती है। और ये एरिथ्रोपोएटिन जो है ये आपके ब्लड प्रोडक्शन के लिए, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, एरिथ्रोपोएसिस के लिए हेल्प करती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि किडनी यदि नॉर्मल फंक्शन कर रही है तो ब्लड जो है आरबीसी जो है, ठीक है, आरबीसी नॉर्मली बनेंगे और आपको खून की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन आज क्या हो गया, आज किडनी खराब हो गई। अब आज क्या हो गया कि एरिथ्रोपोएसिस नहीं हो रहा है। फिल्ट्रेशन तो चलो आप हीमोडायलिसिस से कर लोगे, लेकिन किडनी का दूसरा काम कौन करेगा, आरबीसी कौन बनाएगा। तो किडनी के अंदर तो ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए जा ही नहीं रहा है। उस ब्लड को तो आप डायरेक्ट मशीन से प्योरीफाई करके वापस बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो। किडनी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो किडनी जो दूसरा काम करती थी एरिथ्रोपोएसिस का, है ना, एरिथ्रोपोएटिन बनाने का काम कर रही थी, वो एरिथ्रोपोएटिन बनेगा नहीं। एरिथ्रोपोएटिन बनेगा नहीं तो एरिथ्रोपोएसिस होगा नहीं। एरिथ्रोपोएसिस होगा नहीं तो एरिथ्रोसाइट्स नहीं बनेंगे। एरिथ्रोसाइट नहीं बने इसका मतलब आरबीसी की कमी पड़ गई, है ना। और आरबीसी की कमी पड़ गई का मतलब एनीमिया। तो इस तरह से एनीमिया का कॉम्प्लिकेशन इसमें आता है। इसके बाद आपका ब्लड जब बाहर शेयर करने जाता है, ठीक है, आपका ब्लड आजकल तो आपको भी बाहर शेयर करने नहीं जाना है, ये तो ब्लड है। ये जब बाहर जाएगा शेयर करने, कहाँ पे, हीमोडायलिसिस मशीन में जब जाएगा तो ये घूम घुमा के सबको मिल के आएगा। ये पंप को मिल के आएगा, ये डायलाइजर को मिल के आएगा, ये वहाँ के अंदर की ट्यूबिंग को मिल के आएगा, ये हिपेरिन वाले इंजेक्शनों को मिल के आएगा, ये वहाँ के ट्रैप डिटेक्टर, एयर डिटेक्टर सबको मिल के आएगा। और फिर ये आपके जो पेशेंट ने, आपने जो पेशेंट के हैंड में जो 2 होल बनाए, 2 नीडल इंजेक्ट किए, ठीक है, क्योंकि डायलिसिस क्या है, इन्वेजिव प्रोसीजर है और उनकी केयर भी यदि प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक यदि नहीं रखते हैं तो वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। इसे ये कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया, इन्फेक्शन का, कि जिन पेशेंट को डायलिसिस रहता है उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों, पहले तो वो सर जो है वो सर्जरी करवा के आए हैं, एवी फिस्टुला बनवा के आए हैं, एवी ग्राफ्ट बनवा के आए हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर डलवा के आए हैं। और दूसरा कि जब वो ग्राफ्ट मैच्योर हो गया है और उसके अंदर आप 2 नीडल और इंसर्ट कर रहे हो और उसमें हीमोडायलिसिस कर रहे हो तो उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी हमको डायलिसिस, जिन लोगों को ज़रूरी होता है उनको डायलिसिस देना ही पड़ता है। और इन्फेक्शन को मॉनिटर करना, एनीमिया को मॉनिटर करना, एनीमिया मॉनिटरिंग, ठीक है, एनीमिया तो नहीं है, मॉनिटरिंग करना नर्सिंग रोल हो गया। इन्फेक्शन को मॉनिटरिंग करना नर्सिंग रोल हो गया। वाइटल साइन मॉनिटरिंग करना नर्सिंग रोल हो गया, ठीक है। तो ये सारे नर्सिंग रोल्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा नोट्स के अंदर। तो हीमोडायलिसिस, मेरे ख्याल से आपको कोई हीमोडायलिसिस के अंदर डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट अपना जो वीडियो रहेगा वो रहेगा पेरिटोनियल डायलिसिस और इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू।